क्लास 8। आज हम आपके हिस्ट्री का लास्ट लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। इसमें मैं आपको टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एड ग्रेड के क्वेश्चंस भी बताऊंगी। लेट्स रिकॉल वाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल इन 1870s एंड 1880s। यानी लोग जो थे 1870s और 1880s में ब्रिटिशर्स से डिससेटिस्फाइड क्यों थे, उनको क्यों अच्छा नहीं लग रहा था उनके साथ में। पहला, आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878 डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स। यानी आर्म्स एक्ट पास हुआ जिसमें इंडियंस को किसी भी तरीके के हथियार रखने की आज़ादी नहीं थी, कि इंडियंस हैं अगर तो आप हथियार नहीं रख सकते हैं। The Vernacular Press Act allowed the government to confiscate the assets of newspaper if the newspaper published anything that was found objectionable. फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निकला, जिससे गवर्नमेंट के पास ये अधिकार आ गए कि अगर कोई न्यूज़पेपर प्रेस है और उन्होंने कुछ ऐसा छापा है जो इन्हें पसंद नहीं है, तो वो पूरे न्यूज़पेपर्स अपने पास ले जाते थे। 1883 में इल्बर्ट बिल provided the trial of British or European person by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. 1883 में इल्बर्ट बिल पास हुआ, जिससे ब्रिटिश या यूरोपियन पर्सन है तो उसका ट्रायल इंडियन पर्सन कर सकता था और इक्वालिटी हो सकती थी ब्रिटिश और इंडियन जजेस के बीच में। Who did the Indian National Congress speak for? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंडिया की हर अलग अलग कम्युनिटी के तरफ से बोलना चाहती थी। What economic impact did the first world war have on India? यानी जो पहला युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला पूरा विश्व युद्ध, उससे इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ा था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में बहुत प्राइसेस बढ़ गए थे, पैसे बढ़ गए थे सबके, सारी चीज़ों के, जिससे कॉमन लोगों को बहुत दिक्कत आने लगी थी। तो इससे क्या होगा कि कॉमन लोगों की दिक्कत के साथ बिजनेस ग्रुप जो है उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ। और वॉर जो है उससे इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ गई, जूट बैग, कपड़े, रेल्स, ये सब। तो इससे इंपोर्ट जो था अदर कंट्रीज से इंडिया में आने वाला वो कम हो गया, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया। What did the Muslim League Resolution of 1940 ask for? मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन ने इंडिपेंडेंट स्टेट्स मांगी थी मुस्लिम्स के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज एरिया में। हमारी कंट्री में ही उन्होंने कहा था कि हमें इंडिपेंडेंट अलग से राज्य दिए जाना चाहिए। Who were the moderates? How did they propose to struggle against British rule? मॉडरेट्स जो थे उन्हें मॉडरेट नेशनलिस्ट भी बोला जाता है। ये लीडर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के 1905 तक। इन द फॉलोइंग वे दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल: to build up a strong public opinion in India, to arouse political consciousness and national spirit of people, and to educate and unite them on political question। यानी कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बने लोगों का, कि पॉलिटिक्स के बारे में भी समझे, वो लोगों में एक अंदर से नेशनल स्पिरिट आए और यूनिटी रहे उनमें पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे। They wanted to convince British government to reintroduce reforms laid down by the nationalists। वो चाहते थे कि जो भी नेशनलिस्ट ने रिफॉर्म्स रखे थे पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें वापस लेकर आए। They believed that their demand presented to authorities followed the procedure of petition, meeting, resolution and speeches। यानी कि वो चाहते थे कि जो भी डिमांड रखी जाए अथॉरिटीज़ के सामने, वो पहले पिटिशन्स में हो या फिर मीटिंग हो, रिजोल्यूशन हो और स्पीचेस हो, ये सब तरीक़ों से वो गुजरे। How was the politics of radicals within the Congress different from moderates? Radicals जो कांग्रेस में थे उनके और moderates के बीच में क्या differences थे? जो radicals थे वो moderates पॉलिसी जो थी पिटिशन, रिजोल्यूशन के लिख के देना चिट्ठी में और मांग करना अगर कुछ तो लिख दो पहले फिर वो समझेंगे, इन सब चीज़ों का अपोज करते थे। ये सेल्फ रिलायंस पर स्ट्रेस देते थे। इन्होंने स्वराज की मांग करी थी ब्रिटिश रूल से और ये नॉन वायलेंस का अपोज करते थे। मॉडरेट्स जो थे वो सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज ही चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही। इनका जो पूरा एटीट्यूड था रिकन्सिलेशन का था। इनकी जो डिमांडेड थी, ये जो ब्रिटिशर से डिमांड करते थे, ये लिख कर करते थे, स्पीचेस से करते थे। और इन्होंने नॉन वायलेंस बोला था कि जो भी चीज़ हो वो वायलेंट नहीं हो, बिना मारपीट के करी जाए, वायलेंट नहीं करी जाए। डिस्कस द वेरियस फॉर्म दैट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टेक इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। कौन कौन सी जगहों पर किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था।
पाटीदार किसान जो थे खेड़ा गुजरात के, उन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन चलाए थे हाई लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट। लिकर शॉप्स जो थी पिकेटेड हुई कोस्टल आंध्र में और इंटीरियर तमिलनाडु में, यानी दारू की दुकानें। ट्राइबल्स और जो और ज़्यादा पुअर किसान थे गुंटर आंध्र प्रदेश में, उन्होंने भी फॉरेस्ट सत्याग्रह करे बहुत सारे। खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चला सिंध बंगाल में। पंजाब में अकाली दल जो थे सिख के, उन्होंने गुरुद्वारे में से महंत को हटाने का कहा, जो भी करप्ट थे, जो पैसे खाते थे या जैसे थे। असम में टी गार्डन लेबर जो थे, जो वहाँ पर काम करते थे बागों में, उन्होंने डिमांड करी कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। पीपल जो थे वो गांधी जी को मसीहा या राजा या महात्मा समझते थे। वाई डिड गांधी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, या फिर गांधी जी की डांडी मार्च के बारे में कुछ बताइए। 1930 में गांधी जी जो थे उन्होंने बताया कि वो मार्च करेंगे सॉल्ट लॉ ख़त्म करने के लिए। इस लॉ के हिसाब से क्या था कि जो स्टेट थी उसी के पास मोनोपोली थी मैन्युफैक्चर की, सॉल्ट ऑफ स्टेट की सेल करने की, उसको जो नमक वहाँ पर बनता था। और महात्मा गांधी के हिसाब से ये बहुत गलत था कि आप नमक पर ही टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे खाने में बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने सॉल्ट मार्च करा। सॉल्ट मार्च एक बहुत असेंशियल था फ्रीडम में हमारी, जिससे रिच और पुअर जो थे वो डिवाइड ना हो। गांधी जी और उनके फॉलोवर्स जो थे उन्होंने 240 माइल पैदल चले थे साबरमती से लेके दांडी तक, जहाँ पर सॉल्ट बनता था। वहाँ जाकर उन्होंने ये नियम तोड़ा। वो गए समुद्र के आसपास जहाँ पर नेचुरल नमक मिलता था, ठीक है, और नमक उन्होंने वहीं पर से इकट्ठा करना और सी वाटर को बॉईल करके बनाना शुरू करा। 1937 से 47 के बीच का जो पीरियड था, उस समय में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। पहला, अ टू नेशन थ्योरी। जो स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग थी उसने कभी मेंशन नहीं करा कि पाकिस्तान बनाया जाए मुस्लिम्स के लिए अलग से, लेकिन 1930 में आते आते जो मुस्लिम्स थे उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दी कि एक कंट्री उनके लिए अलग से बनाई जाए। 1917 में इलेक्शंस हुए मुस्लिम लीग्स में, जिससे ये साबित हुआ कि मुस्लिम जो है इंडिया में माइनॉरिटी है और उन्हें एक सेपरेट नेशन मिलना चाहिए, उन्हें उनकी खुद की पॉलिटिक्स मिलना चाहिए। कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच में एक रिफ्ट जैसा चलता था, एक लड़ाई जैसी चलती थी, क्योंकि जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था जॉइंट गवर्नमेंट के लिए यूनाइटेड प्रोविंस में। इसके अलावा कुछ और, जैसे कि कांग्रेस और लीग के बीच में सही से बात नहीं हो पाती थी। 1946 में फिर इलेक्शंस हुए। मुस्लिम लीग ने मास एजिटेशन करा, बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो आगे आए जिन्होंने डिमांड करी कि उन्हें एक सेपरेट नेशन चाहिए। और आखिरी में इंडिया और पाकिस्तान जब फ्री हो जाएंगे उसके बाद बोला गया कि 3 जून 1947 को अलग अलग इनको कर दिया जाएगा। अब ये आपके कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तिलक ने क्या स्लोगन रेस किया था? फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी जो आज़ादी है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। कांग्रेस स्प्लिट कौन से साल में हुई थी? 1907 में। मॉडरेट्स जो थे वो किस तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाते थे? वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू, आर्टिकल्स लिखकर। फर्स्ट ईयर महात्मा गांधी का इंडिया में कैसा रहा? वो पूरी कंट्री में ट्रैवल करते रहे, उन्होंने लोगों की ज़रूरतों को समझा और उनकी सिचुएशंस को समझा। नायरोजी की जो बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें मेनली क्या कहा था? उन्होंने मेनली क्रिटिसिज्म करा था, बुराई करी थी कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमें किस तरीके से धन की हानि हुई है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है। स्वदेशी मूवमेंट को डेल्टाइक आंध्रा में क्या बोला गया? वंदे मातरम मूवमेंट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने बनाई थी? मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स थे उसमें, मुस्लिम नवाब्स थे, इन सब ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनाई थी 1906 में। पंजाब रॉन्स से क्या मतलब था? जलियांवाला बाग जब हुआ था 13 अप्रैल 1999 में अमृतसर में बैसाखी डे में, उसे पंजाब रॉन्स कहा गया है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे क्यों बोला? क्योंकि इस दिन वो चाहते थे, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखना स्टार्ट कर दी थी। बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ? 1905 में। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक ऑर्डर निकाला कि बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा, ईस्टर्न बंगाल और असम, जहां पर बंगाली, उड़िया और बिहारी रहेंगे।
इट वॉज सेड दैट एग्जिस्टिंग प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज टू बिग, क्योंकि उनके हिसाब से बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था, उसके ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे सही से, तो वो चाहते थे कि सब अलग अलग हो जाए तो थोड़ा उन्हें ईजी रहेगा और जो नेशनलिज्म चल रहा था वो भी कम हो जाएगा। बंगाल के पार्टीशंस की वजह से क्या क्या हुआ, नेशनलिस्ट जो थे वो समझ गए कि ये जो है धर्म के बेसिस पर बंगाल को बांटना चाहते हैं। एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी चला 7 अगस्त 1905 में। लोग नंगे पैर चले और गंगा में नहाए जल्दी सुबह उठकर और फिर प्रोटेस्ट करने चले गए। वंदे मातरम जो था इस समय पर एक फेमस चलता था जिसको नेशनल सॉन्ग बोला गया बंगाल का। और स्वदेशी यूज ऑफ इंडियन गुड्स बहुत ज़्यादा चला इस समय पर, ब्रिटिश गुड्स में आग लगा दी गई, उनको बाइकआउट कर दिया गया। खिलाफत एजिटेशन क्या था, ईयर 1920 में ब्रिटिश जो थे उन्होंने टर्किश सुल्तान खालिफ जो थे उन पर एक हार्श ट्रीटी लगाई। मुस्लिम्स को लगा कि सुल्तान की जो पोजीशन है वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, तो एक खिलाफत कमेटी बनाई गई अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान के अंडर में। मुस्लिम लीग ने भी इन्हें पूरा सपोर्ट दिया, नेशनल कांग्रेस को। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी ने भी खिलाफत इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझा कि हिंदू और जो मोहम्मदीन्स हैं यानी मुस्लिम्स हैं वो साथ में काम कर पाएंगे, और गांधी जी भी इसके एक लीडर बने। साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आया था और क्यों उसको इंडिया ने बाइकआउट करा। नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन बनाई जिसको साइमन कमीशन बोला गया। जितने भी मेंबर थे इंग्लिशमैन के वो इस सब में थे, कमीशन में सारे इंग्लिशमैन थे, जिससे इंडियंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि इसे बाइकआउट करा जाए। इसके मद्रास सेशन में कांग्रेस ने इसे बाइकआउट करा, हर स्टेज में, हर फॉर्म में, और मुस्लिम लीग्स और हिंदू सभा सब ने कांग्रेस का सपोर्ट इसमें करा। रोलेट एक्ट क्या थी और इससे इंडियंस पर क्या असर पड़ा, लोगों ने कैसे रिएक्ट करा। रोलेट एक्ट में क्या था कि गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाल सकती थी। ये दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 18 मार्च 1919 में निकाला गया था। ये इंडियंस के लिए इसलिए वैसा था क्योंकि इंडियन नेशनलिस्ट और पब्लिक जो थे उन्होंने इसके खिलाफ बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो विद्रोह करते रहते थे और उनके खिलाफ अगर बिना सबूत के उन्हें जेल में डाल दिया गया तो क्या होगा। तो सत्याग्रह सभा के लोगों ने भी प्लेज लिया कि वो इस एक्ट के अगेंस्ट काम करेंगे, इसको डिसओबे करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको नोट लिखना है इन चारों मूवमेंट पर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और रोलेट सत्याग्रह। तो पहला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तब था जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रोलेट एक्ट को ख़त्म करने के लिए मना कर दिया। सारी पार्टी कॉन्फ्रेंस ने सोचा स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ सब कुछ को बाइकआउट करेंगे। एक खिलाफत कमेटी बिठाई गई जिसने लॉन्च करा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 31 अगस्त 1920 में। टर्म्स और कंडीशन साफ थी, कांग्रेस सपोर्ट करती थी गांधी जी का प्लान को, नॉन कोऑपरेशन को। उन्होंने लोगों से कहा कि आप विदेशी कपड़ा छोड़ो, जो भी आपको विदेशी टाइटल्स मिले हैं वो छोड़ो, हैंड स्पिनिंग करो, खादी बनाओ, गवर्नमेंट सर्विसेज से आप रिज़ाइन दे दो। ये सारे सत्याग्रही जो थे ये नॉन वायलेंट रहे, इन्होंने बिना कुछ मारपीट के सब करा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, ज्यूस ये सब थे। इन्होंने सब ने स्वदेशी कपड़े पहने, खादी पहने और स्वदेशी आइटम्स का यूज़ करा। इससे क्या हुआ था, बहुत सारे जो किसान थे बंगाल, यूपी, पंजाब, मुस्लिम, इन सब ने इसका सपोर्ट करा और लोअर क्लास को इस मूवमेंट से सीरियसली अफेक्ट हुए। गांधी जी ने अनाउंस करा कि वो मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। तो फिर इसके बाद हम अगले पर आते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में शुरू करा था उनके डांडी मार्च के साथ में। 78 लोग उनके साथ में थे, साबरमती से डांडी तक वो चले थे, हमने देख लिया है ऑलरेडी। कौन कौन था उसमें, बहुत सारे लोग थे। खान अब्दुल गफर खान, पॉपुलरली जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, उसके साथ में पठान। खुदाई खिदमतगार नाम से उन्होंने सोसाइटी बनाई थी नॉन वायलेंस और फ्रीडम के स्ट्रगल में। गवर्नमेंट का क्या रोल था इसमें, गवर्नमेंट ने कम से कम 90,000 सत्याग्रही गांधी जी के साथ उन सबको जेल में डाला। बहुत सारे लोग मर भी गए, बहुत सारे लोगों को खादी पहनने के लिए मारा भी गया। फाइनली लॉर्ड इरविन और गांधी जी की बातचीत हुई, उन्होंने आपस में समझौता करा, कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया। फिर आया क्विट इंडिया मूवमेंट।
तो जो क्रिप्स मिशन था उसके फेलियर से लोगों में गुस्सा बढ़ गया था, तो कांग्रेस ने डिसाइड करा कि वो ब्रिटिशर्स को फोर्स करेंगे कि वो इंडिया की आज़ादी को अब एक्सेप्ट करें। 8 अगस्त में गांधी जी ने उनकी स्पीच दी, डू और डाई, यानी करो या मरो, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो शुरू हुआ कि अब आज़ादी जो थे लोग लेकर रहेंगे और इन लोगों को क्विट करना पड़ेगा, इंडिया से इन्हें जाना पड़ेगा। इसमें अर्ली मॉर्निंग 9 अगस्त को गांधी जी और कुछ लीडर अरेस्ट हुए। उन्हें अननोन डेस्टिनेशन पर, यानी जिसको कोई जगह को जानता नहीं था, वहाँ ले जाया गया। इस न्यूज़ को सुनकर लोगों ने हर तरीके से रिएक्ट करा। उन्होंने हड़तालें करी, लाठीचार्ज हुए हर जगह पर, लोगों ने वायलेंट एक्शंस करना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने रेलवे स्टेशन, पोस्ट स्टेशन, ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस, सब जगह पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। सबसे ज़्यादा बंगाल और मद्रास अफेक्ट हुआ और बहुत सारी जगह से ब्रिटिशर्स जो थे वो गायब होना शुरू हो गए। इतना ज़्यादा इंटेंस रिप्रेशन इंडिया ने 1857 के बाद से अब देखा था। एट लास्ट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इस मूवमेंट को क्रश कर दिया और इसके बाद 1945 जब तक वॉर नहीं हुआ तब तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई। रोलैट सत्याग्रह तो हम देख ही चुके हैं। रोलैट सत्याग्रह में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आए थे। उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को, स्कूल्स को, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन को, सब कुछ को बाइकआउट कर दिया था। हर जगह पर हड़ताल चल रही थी। लोग जो थे वो फॉरेन रूल का समर्थन नहीं देना चाह रहे थे। एट ग्रेड के क्वेश्चंस। पहले इंडियन गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने करा और कब करा? 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने करा था। ये हम देख चुके हैं। साइमन कमीशन पर क्यों लोगों ने अपोज करा था। इल्बर्ट बिल गवर्नमेंट ने क्यों हटाया था, ये भी हम देख चुके हैं। क्योंकि ब्रिटिश और इंडियन जजेस के बीच में इक्वालिटी हो गई, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपोज करा, फोर्स करा गवर्नमेंट को कि ये बिल वापस ले लिया जाए। डांडी मार्च के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में इंडिया जो थी उसने रोलेट एक्ट का अपोज क्यों करा था? हमने पढ़ा था रोलेट एक्ट जो थी ब्रिटिशर्स ने पास करी थी कि किसी को भी वो उठाकर जेल में डाल देंगे, तो ऑफ कोर्स इसका समर्थन तो कोई नहीं करेगा। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता है आप लोगों के साथ ऐसे करें, आप डेविलिश ट्राइब के ट्राई कर रहे हैं, यानी कि दानव जैसी चीज़ है ये तो। और फिर उन्होंने 6 अप्रैल 1990 को नॉन वायलेंट अपोजिशन एक्ट स्टार्ट करा था। और कौन कौन सी चीज़ों को लोग बाइकआउट कर देते थे, कौन कौन से कामों को बाइकआउट कर देते थे? लोगों ने स्कूल्स, कॉलेजेस बाइकआउट करे। जो लॉयर थे मोतीलाल नेहरू, CR दास, और इन सब ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। इन लोगों ने जॉब छोड़ दी, अपने गवर्नमेंट जॉब, टाइटल्स दे दिए अपने वापस। और लोगों ने हर जगह पर पब्लिक बॉनफायर्स करी, यानी आग जलाई और उसमें कपड़े जला दिए, फॉरेन क्लोथ्स जो थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमने देख लिए थे। कांग्रेस की अर्ली डिमांड्स क्या थी? कांग्रेस ने माना कि सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बने, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, इंडिया को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, हाई पोजीशन गवर्नमेंट में इंडियंस जो हैं उनको अच्छी पोजीशंस मिले। मिलिट्री एक्सपेंडिचर ब्रिटिश गवर्नमेंट का है जो वो कम करा जाए। एक रॉयल कमीशन बनाई जाए ताकि जितनी भी चीज़ें उनका इन्वेस्टिगेशन हो सके ब्रिटिशर्स के साथ में। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंडिया में भी हो, सिर्फ लंदन के अलावा इंडिया में भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन करवाया जाए। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके साथ में आपका हिस्ट्री का सिलेबस भी ख़त्म हो गया है। हिस्ट्री के अलावा आपके ज्योग्राफी और सिविक्स के वीडियोस भी इसमें डले हुए हैं, तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, आपके बोर्ड्स में आपको काम आएंगे।